हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु नाभिकीय रिएक्टर, जिसका कि हेडिंग में लिखा हुआ है नाभिकीय रिएक्टर। तो हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने उसका जो डायग्राम है, यानी उसकी क्रियाविधि का जो डायग्राम है, जिसमें नाभिकीय रिएक्टर वाली क्रिया होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो नियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है, तो जो नियंत्रित श्रृंखला क्रिया उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में। तो नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जिस तरह की व्यवस्था होती है उसका एक डायग्राम आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हमने इसको पहले से ही बोर्ड पे बना रखा है, थोड़ा सा टाइम की बचत होगी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है नाभिकीय रिएक्टर, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था नाभिकीय विखंडन था, श्रृंखला अपक्रिया थी जिसमें नियंत्रित अनियंत्रित श्रृंखला थी। जो नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया है उस पर आधारित जो है नाभिकीय रिएक्टर है, परमाणु ठीक तरह से बनाया गया है, और जिससे हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से, इससे हम बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं। और जो अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है वो तो उसका उपयोग परमाणु बम में होता है, ठीक है ना, एटॉमिक बम में होता है। तो वो हमारे लिए खतरनाक होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो श्रृंखला क्रिया होती है उसको नियंत्रित करके, और नियंत्रित कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में। उसका उपयोग बिजली पैदा करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों का नाम लिखकर उसका कार्य बताओ। और अगर क्रियाविधि भी पूछ दिया, चित्र भी पूछ दिया कि उसका नामांकन चित्र भी बनाइए, क्रियाविधि लिखे तो आपको नामांकन चित्र बना देना है, और क्रियाविधि तो उसमें ही आ जाएगा कि किसका क्या काम होता है, ठीक है ना। तो उसमें किसका क्या काम होता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये नामांकन चित्र जो है नाभिकीय रिएक्टर का आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की व्यवस्था को जो है ना कोर कहा जाता है। ये हालांकि इसके चारों ओर ये जो पूरे चीज है, या ये कह सकते हैं कि इसके चारों ओर एक परिरक्षक होता है, मोटी दीवार होती है, 1 मीटर लंबी मोटी दीवार होती है, ठीक है ना। कितनी लंबी मोटी दीवार होती है? 1 मीटर लंबी मोटी दीवार होती है, ठीक है ना। कंक्रीट की होती है, ईंट की। क्यों होती है अभी आगे देखा जाएगा कि जो इससे हानिकारक अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं उनको रोकने के लिए, अवशोषित करने के लिए। तो ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन में आप लोगों ने पढ़ा था कि भारी नाभिक 2 हल्कों नाभिकों में टूट जाने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस क्रिया में बहुत अधिक अपार ऊर्जा रिलीज होती है, यानी कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, मतलब वो ऊर्जा के रूप में रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कोर कहा जाता है। मेन पोर्शन ये है जिसमें ये है ईंधन। ये जो 4 रॉड की तरह लग रहे हैं ये ईंधन है। ये है ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ईंधन के रूप में हम कौन सा पदार्थ लेते हैं? यूरेनियम 235, यानी विखंडनी पदार्थ लेंगे, भारी नाभिक जिसमें प्लूटोनियम है और यूरेनियम 235। पिछले वीडियो में आपने देखा कि यूरेनियम 238 जो है वो विखंडनी पदार्थ कम होता है, और ये होता है विखंडनी पदार्थ, ठीक है ना। नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के लिए विखंडनी पदार्थ जो है यूरेनियम 200, हालांकि ये मात्रा में बहुत कम होता है प्रकृति में। सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 होता है, ये बहुत कम होता है, 0.7% होता है। या तो ईंधन के रूप में हम लोग प्लूटोनियम की व्यवस्था करते हैं यूरेनियम 238 से, जिसको जो है ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, वो आएगा। मतलब ईंधन के रूप में हम ये दोनों यूज कर देते हैं, ठीक है। यानी इनका एक क्रांति का आकार होता है, एक द्रव्यमान, एक मास होता है, ताकि मंद न्यूट्रॉन जो है इसको विखंडित कर सकें। आप क्रांतिक द्रव्यमान आकार के बारे में पीछे पढ़ा हुआ है।
ठीक है। और उसके इसी में उसके अगल बगल ये जो डॉट 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 है, ये क्या होते हैं? मंदक होते हैं। क्या होते हैं? मंदक। यानी कि इस रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन बाहर आते हैं, विखंडन के बाद 3 बाहर आते हैं, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम पहले स्पीड को, तो कहने का मतलब ये मंदक होते हैं। ये मंदक क्या करते हैं कि उसकी जो स्पीड होती है, पहली बात तो उसको स्लो कर देते हैं, है ना? क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। तो मंदक के रूप में या तो हम भारी जल का उपयोग या ग्रेफाइट का चूड़, ग्रेफाइट की छड़ या चूड़ यूज करते हैं कि जो न्यूट्रॉन विखंडन के बाद निकलते हैं उनकी स्पीड साउंड की स्पीड के लगभग 8 गुना होती है। तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज आती है इसके बाद नियंत्रक छड़ें। ये नियंत्रक छड़ें जो कैडमियम की छड़ होती है, ये नियंत्रक छड़ें हैं जो क्या है? कैडमियम की छड़ होती है। यानी कि ये श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे हमको न्यूट्रॉन, एक विखंडन हुआ यूरेनियम का न्यूक्लियस, तो 3 न्यूट्रॉन निकले, वो तीनों आगे के विखंडन करेंगे तो 9 न्यूट्रॉन 27 न्यूट्रॉन। तो ये क्या करता है कि उस श्रृंखला को कम कर देता है, यानी कंट्रोल कर देता है। जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी 3 में से 2 को ये छड़ें अवशोषित कर लेती हैं और एक न्यूट्रॉन अगले नाभिक को क्या करता है? वो विस्फोट करता है, विखंडित करता है। ठीक है ना? यानी कंट्रोल कर लेता है ये। यानी विखंडन को कंट्रोल अपने आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक होता है। जितनी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, इतनी ऊर्जा नहीं हो कि ब्लास्ट हो जाए, यानी हमें अपने सीमित भर ऊर्जा के लिए ये छड़ें लगी होती है कि उतना ही विखंडन होता है जितनी हमको आवश्यकता होती है। बाकी के न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए इनको नियंत्रक छड़ें कहते हैं, जो कैडमियम की बनी होती है। कंट्रोलिंग रॉड्स। इसके बाद ये वाली चीज जो देख रहे हैं आप, ये डॉट डॉट से दिखाया गया, इसको हम लोग कहते हैं कूलेंट, मतलब शीतलक। शीतलक का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर बाय द वे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना? क्या करते हैं? शीतलक मतलब है कि जो एनर्जी निकलती है, इसके बाहर जो एनर्जी आएगी, जो यहाँ से हीट उत्पन्न होती है, उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके लिए हम CO2 या ठंडे जल की धारा या हीलियम को प्रवाहित करते हैं इसके अंदर से। तो जो हीट निकलती है, वो हीट को क्या करते हैं? ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, शीतलक, ठंडा। ठीक है ना? इसीलिए कूलेंट का उपयोग करते हैं कि एक्स्ट्रा जितनी भी हीटें हैं इसमें आवश्यकता, वो सबको, आवश्यकता से अधिक क्या जो हीट इसमें से निकलती है, सबको वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना? यानी एब्जॉर्ब करके हीट, अपने को हीट बना लेते हैं, मतलब खुद गर्म हो जाते हैं। और फिर उन कूलेंट को प्रवाहित कराया जाता है, एक चैम्बर होता है, कूलेंट को एक चैम्बर से प्रवाहित, जिसको बॉयलर कहते हैं। ये बॉयलर है, बॉयलर है ना, बॉयलर है। क्या होता है? ये बॉयलर है। ठीक है ना? इस बॉयलर में क्या होता है? ठंडे जल की पानी प्रवाहित कराया जाता है इस बॉयलर में। ठीक है ना? पानी की व्यवस्था होती है यहाँ से, अभी आगे आएंगे बताएंगे कि पानी यहाँ आता है और वो पानी ये इस हीट को अपने में अवशोषित कर लेता है और यहाँ ऊष्मा बनती है। क्या बनती है? भाप, स्टीम बन जाती है। ये क्या होती है? भाप। ये भाप बन जाती है। ठीक है ना? बॉयलर में क्या होता है? पानी को गर्म कर देते हैं। ये सारी जो हीट अवशोषित करके लाती हैं, वो हीट यहाँ का पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना? जो कूलेंट होता है, यहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाता है और इधर प्रोवाइड कराए जाते हैं बॉयलर में। बॉयलर में पानी की व्यवस्था होती है। वो पानी इस ऊष्मा, ये जो हीट निकलती है इसके अंदर से ऊर्जा, उस हीट को अवशोषित कर लेता है, भाप बना देता है।
क्या बना देते, स्टीम, भाप। और उस भाप को फिर यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। जानते हैं कि भाप क्या करते हैं, जैसे इंजन को चला देता था ना, जेम्स वाट ने बनाया था ना भाप का इंजन। यहाँ पे लगा होता है टरबाइन, और टरबाइन से जुड़ा होता है एक एसी जनरेटर जो एसी करंट पैदा करता है ना। 3% बिजली जो है पूरे भारत की 3% इसी से पैदा की जा रही है, नाटकीय रिएक्टर से। तो ये भाप क्या होती है, इसमें तेजी से गिरती है और टरबाइन को चला देता है। टरबाइन से एक एसी जनरेटर जुड़ा होता है और उससे बिजली पैदा होती है, ठीक है ना। और ये भाप फिर यहाँ नीचे आते, यहाँ पे पानी के, इसे पानी प्रवाहित किया जाता है इसके चारों ओर, संघनित्र जिसको कहते हैं। यहाँ ठंडा पानी प्रवाहित होता रहता है, तो ये भाप जैसे इसके संपर्क में आती है ठंडी हो जाती है, ठीक है ना, पानी बन जाती है। और बन करके फिर यहाँ पे उसको भेज दिया जाता है बॉयलर में। फिर वो यहाँ की हीट लेकर के गर्म हो जाता है, फिर भाप बनती है। वो भाप फिर यहाँ से आती है, टरबाइन को चलाती है, और जैसे यहाँ आती है पानी के संपर्क में आते हैं, ठंडी होकर के फिर यहाँ आती है। फिर वो पानी क्या करता है, जो कूलेंट हीट लिए रहता है उस हीट को अपने में ऑब्जर्व करके गर्म होकर के भाप बनाता है। क्या है, पानी का सर्कुलेशन यहाँ होता रहता है। ये क्या है, इसको ठंडा करके पानी बनाने का काम करता है, संघनित्र होता है। यहाँ पे पानी लगातार, इस ठंडे पानी को यहाँ पे बहाया जाता है, लगातार ठंडे पानी का यहाँ सर्कुलेशन होता है, ताकि भाप ठंडी हो फिर यहाँ आए, भाप ठंडी हो और फिर आए, और यहाँ की हीट को क्या करे, फिर एब्जॉर्ब करे और भाप बने। फिर भाप यहाँ टरबाइन चलाए, जनित जुड़ा होता है, बिजली पैदा होती है, ठीक। तो ये जो कूलेंट होता है, जो हीट लेकर के यहाँ अवशोषित होकर के यहाँ आता है, यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, फिर इसको इधर भेज दिया जाता है। ये कूलेंट को फिर क्या होता है, यहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ईंधन के रूप में आपने यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, इसके साथ मंदक होता है, क्योंकि जो विस्फोट के बाद जो न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसको मंदक कर देता है। मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक। फिर वो न्यूट्रॉन जो है निकलते, उनकी एनर्जी लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो 3 उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको कम करने के लिए मंदक का उपयोग करते हैं। अब वो हाई स्पीड के न्यूट्रॉन जो है उनको कंट्रोल करना है, मंदक कर देना, स्पीड कम हो जाएंगी, है ना। अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये कंट्रोल छड़ें जो होती हैं, नियंत्रक छड़ें जो कैडमियम की होती हैं, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, 3 में से 2 को अवशोषित कर लेती हैं या 1 को, बाकी 2 क्या करते हैं, आगे के न्यूक्लियस का विखंडन करते हैं, ठीक है ना। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं जो कि अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया चला सकते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। तो जैसे हमें 1 न्यूट्रॉन निकला तो एक नाभिक को विस्फोट करेगा, मतलब विखंडित करेगा, फिर उससे 1 निकलेगा, फिर 1 को, जो इसका एक्स्ट्रा निकलेंगे वो इनको कंट्रोल करने के लिए छड़ लगी रहती है, न्यूट्रॉन को अवशोषित करेंगे। ये कूलेंट होते हैं, जिसको CO2 कह लो या ठंडे जल की धारा कह लो या हीलियम कह लो, इनके वो चारों रहते हैं। वो जो इसमें विखंडन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, विखंडन के बाद जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, उसको आपस में अवशोषित कर लेते हैं और उनको यहाँ बॉयलर में भेज दिया जाता है। यहाँ पानी होता है, पानी उस एनर्जी को हीट कर ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद भाप बनती है। वो भाप जो यहाँ आती है, टरबाइन चलाई जाती है, फिर भाप आती है, इसको ठंडे पानी से ठंडा करके फिर यहाँ भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और टरबाइन से जनित जुड़ा होता है जो कि बिजली पैदा करता है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। आपको हमने सबके बारे में बता दिया कि शीतलक क्या होता है, मंदक क्या होता है, ईंधन क्या होता है, नियंत्रण छड़ें क्या होता है, बॉयलर क्या है, पंप का काम होता है, इसे खींच करके फिर यहाँ भेज देना, ठीक है ना। संघनित का काम होता है भाप को ठंडा करना, टरबाइन का काम, जनित का काम, भाप का काम, सब पता हो गया, ठीक। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पार्टों के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा दिया जाए।
प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए और इनके कार्य बताइए। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है वो लिखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर एक व्यवस्था है जिसमें विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला कराई जाती है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक व्यवस्था होती है या एक व्यवस्था है जिसमें विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया का संचालन होता है ना, जिसमें विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का संचालन होता है। ठीक है ना, जिसमें विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का संचालन होता है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, जिसमें पहला भाग तो आ जाएगा ईंधन, फ्यूल जिसको कहते हैं, ईंधन के रूप में क्या यूज किया जाता है। तो ईंधन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 235 का उपयोग कर लिया। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या 92 होता है, या प्लूटोनियम कहते हैं, Pu-94-239 का उपयोग किया जाता है। दोनों विखंडनीय पदार्थ उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा पार्ट आएगा मंदक मतलब दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, मॉडरेटर जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए, क्योंकि ये मंद न्यूट्रॉन से ही क्या होता है, विस्फोट होता है इसका। यूरेनियम 235 जो है मंद न्यूट्रॉनों द्वारा ही विखंडित होता है। तो न्यूट्रॉन की गति तो बहुत तेज होती है विखंडन के बाद, तो उसको मंद करना पड़ता है। वो साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा होती है। तो रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए ठीक है ना, ग्रेफाइट की छड़ या भारी जल का प्रयोग किया जाता है ना। ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग करें, ग्रेफाइट अथवा भारी जल का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट अथवा भारी जल का उपयोग किया जाता है ना। इन्हें मंदक कहते हैं। ठीक, स्पीड को मंद करने के लिए, क्योंकि मंद न्यूट्रॉन से ही ये विखंडित होते हैं। ठीक। तीसरी चीज है नियंत्रक यानी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक यानी छड़े उपयोग किए जाते हैं। रिएक्टर में क्रिया को नियंत्रित करने के लिए मतलब अनियंत्रित से नियंत्रित बनाने के लिए, क्योंकि न्यूट्रॉनों को ऑब्जर्व करने के लिए कैडमियम की छड़ लगाई जाती। अब जब देखते हैं कि क्रिया जो विस्फोटक होने वाली है तो उसको नीचे कर देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले और क्रिया नियंत्रित हो जाए। रिएक्टर में क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ें लगी होती है ना। कैडमियम की छड़ें लगी
अभी फिगर में था ना, उसको ऊपर नीचे कर दिया जाता है। कैडमियम की छड़ों को क्या करता है, ऊपर नीचे कर दिया जाता है। लगी होती है, इन्हें नियंत्रक छड़ें कहते हैं। नियंत्रक छड़ें कहते हैं, इन्हें नियंत्रक छड़ें कहते हैं। ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके, ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके क्रिया को बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं। अवशोषित करके क्रिया को कम कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है ना। अब क्रिया को कम कर देती हैं या क्रिया को बंद कर देती हैं, अथवा बंद कर देती हैं, ऐसे भी लिखिए, अथवा बंद कर देती हैं, है ना। क्रिया को पुनः चलाने के लिए, है ना, छड़ें निकाल ली जाती है, खींच ली जाती हैं। छड़ों को ऊपर खींच लिया जाता है, खींच लिया जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 1-2 पार्ट और लिखना है, लिख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। ठीक है ना। अब इसके बाद है शीतलक, कूलेंट कहते हैं जिसको, शीतलक। शीतलक का काम क्या होता है? शीतलक काम होता है जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अवशोषित, है ना, रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए CO2 या ठंडे जल अथवा हीलियम गैस, हीलियम की व्यवस्था होती है, मतलब जो हीट उत्पन्न होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसको सोख लेता है और सोख के कहाँ ले जाता है, बॉयलर में। वहां पानी को गर्म कर देता है, वहां पानी होते उस ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म होकर भाप बना लेता है ना। इन्हें शीतलक कहते हैं। इन्हें क्या है, शीतलक कहते हैं। ठीक है ना। CO2 को प्रोवाइड करें या हीलियम को प्रोवाइड करें या ठंडा जल, ये उनको सोख लेती हैं और फिर बॉयलर में आते ही पानी क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म होकर भाप बनाता है। अब परिरक्षक है, ये तीसरा जो चौथा पार्ट था, 5वां पार्ट है परिरक्षक। ये 1 मीटर लंबी चारों ओर से दीवार होती है कंक्रीट की। ये इसलिए बनाई जाती है कि जो इसमें हानिकारक किरणें निकलती हैं उनको बाहर जाने से रोक दे, हानिकारक किरणों को सोख ले अपने अंदर। तो रिएक्टर में हानिकारक विकिरणों को बाहर निकलने से रोकने के लिए
बाहर निकलने से रोकने के लिए इसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी जाती है। मोटी दीवार बना दी जाती है जिसे परिरक्षक कहते हैं। इसे परिरक्षक कहते हैं। ठीक है ना। अब रिएक्टर के प्रकार। तो रिएक्टर दो तरह के हैं। पहला है तापीय रिएक्टर। तो तापीय रिएक्टर में क्या होता है कि यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या है, जो मंद न्यूट्रॉन से विस्फोटित होते हैं, विखंडित होते हैं, यूरेनियम 235 का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग क्या किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। और दूसरा होता है ब्रीडर रिएक्टर। तो ब्रीडर रिएक्टर में होता है, दूसरा होता है ब्रीडर रिएक्टर। तो जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, इसमें यूरेनियम 238 के विखंडन से इसमें क्या होता है, प्लूटोनियम ईंधन के रूप में इसमें क्या होता है, ज्यादा विखंडनीय पदार्थ होता है। ब्रीडर इसका नाम। ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है ना। इसे यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है। इसे यूरेनियम 238 के विखंडन से प्राप्त किया जाता है ना। साथ में बीटा कण भी मिलते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो यूरेनियम 92-238 है, इसे न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं तो बनता क्या है, यूरेनियम 239, ये 92 तीव्र विखंडनीय पदार्थ बन जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ एक तरह से बन जाता है। और इससे बनते हैं नेपच्यूनियम बनता है ना, 93, और ये 239, और साथ में निकलता है एक बीटा कण, है ना। तो एक बीटा कण निकलता है तो एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। फिर ये एक बीटा कण निकाल करके प्लूटोनियम बन जाता है, Pu 94 239, और बीटा कण बन जाता है। तो ये ईंधन के रूप में ब्रीडर रिएक्टर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विखंडनीय पदार्थ है। यूरेनियम 238 विखंडनीय पदार्थ नहीं है। और जो तापीय रिएक्टर होता है उसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो तापीय रिएक्टर होता है जो मंद न्यूट्रॉन से विखंडित होता है। ठीक है ना। तो ये था उसके पार्ट, ये थे प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका उपयोग भी 1-2 लिख लेते हैं, फिर हम नाभ की संलयन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो हम लोग इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग तो बहुत आसान, अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको आप लिख सकते हैं। चलिए, अब इसके एक वीडियो, 2-3 वीडियो लेक्चर
3 और बच्चे हैं जिसमें 2 न्यूमेरिकल का रहेगा वीडियो लेक्चर और ठीक है ना। उपयोग, रिएक्टर के उपयोग लिख सकते हैं, रिएक्टर के उपयोग, ठीक है ना। तो पहला उपयोग ये हो सकता है कि रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा से टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा करने में, है ना। रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा से टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा करने में बहुत है, करने में। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि रेडियो आइसोटोप के उत्पादन में किया जाता है, के उत्पादन में, जिसका उपयोग, है ना, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा में रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे कैंसर में इलाज में किया जाता है। तो इससे रेडियो आइसोटोप्स यानी बहुत सारे समस्थानिक बनाए जाते हैं। सोडियम का समस्थानिक होता है, कार्बन का समस्थानिक होता है। तो जिससे चिकित्सा में जो रोग होते हैं जैसे कैंसर है उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम का उपयोग है इलाज में, आयोडीन का है, इसी तरह से कार्बन का भी बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जो बड़ी घातक बीमारियों में उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो रेडियो आइसोटोप्स के उत्पादन में, आइसोटोप्स मतलब होता है समस्थानिक, और विद्युत ऊर्जा में 2 ठो उपयोग बहुत है, ठीक है। अब इसके पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब फ्यूजन होता, फ्यूज, है ना। यानी कहने का मतलब है कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि कहने का मतलब है अगर एक न्यूक्लियस की बात करें तो विखंडन में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है संलयन के अपेक्षा। लेकिन अभी आगे लिखेंगे कि अगर पर यूनिट मास की बात करें, पर ग्राम की बात करें या पर यूनिट मास की बात करें, है ना, तो नाभिकीय संलयन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। अभी इसको लिखेंगे भी। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हल्के नाभिक संलयित होकर के भारी नाभिक बनाते हैं और इनकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। बंधन ऊर्जा बढ़ जाने का मतलब है कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसी घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसमें हल्के नाभिकों का संलयन होता है, संयोग होता है भारी नाभिक बनने, है ना। तो हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं और इस क्रिया में नाभिकीय बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब जैसे ड्यूटेरियम होता है तो ये अपना संलयित होकर के यानी संयोग होकर के भारी नाभिक क्यों बनाते, अस्थायित्व प्राप्त करने के। जैसे उस ग्राफ में आपने देखा था कि ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा 1.1 होती है,
फिर उससे वो कार्बन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो इस आपस में भारी नाभिक जो ड्यूटेरियम आपस में मिल करके या हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिल करके ड्यूटेरियम बनाएंगे, फिर हीलियम बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन कार्बन में आएंगे, फिर नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, तब तक बनाते रहेंगे जब तक वो आयरन तक न पहुंच जाए। तो इस क्रिया में उनकी स्टेबिलिटी आने के लिए बंधन ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है और मैक्सिमम बंधन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जैसे ही भारी नाभिक बनते जाते हैं ऊर्जा मुक्त होती जाती है। जैसे जैसे भारी नाभिक यानी आयरन के करीब पहुंचते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हल्के नाभिक संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए और उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो लिखेंगे कि हल्के नाभिकों को संयोग करके, हल्के नाभिकों को या हल्के नाभिक संयोग करके अपेक्षाकृत भारी नाभिक, उसके अपेक्षाकृत मतलब भारी नाभिक अपेक्षाकृत भारी नाभिक में परिवर्तित करने पर, भारी नाभिक में परिवर्तित करने पर बंधन ऊर्जा बढ़ जाने के कारण, बंधन ऊर्जा बढ़ जाने के कारण अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस घटना को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। थोड़ा चर्चा करेंगे नाभिकीय संलयन होने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितनी ताप की आवश्यकता होती है, पृथ्वी पे ये संभव है कि नहीं है, ये सूर्य पर क्यों होती है, यानी स्टार्स पर ये क्रिया क्यों संपन्न होती है, यानी सूर्य के पास जो ऊर्जा या ऊष्मा है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन करीब की क्रिया जो होती है 3 चरणों में होती है। तो हम 3 चरण ना लिख करके डायरेक्टली केवल हम 1-2 चरण लिखेंगे, एक सिंपल समीकरण लिखेंगे। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर। ठीक है। तो होता क्या है कि जब हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक बनाते हैं तो भारी नाभिक का जो न्यूक्लियस का मास होता है हल्के नाभिकों के न्यूक्लियस के मास से कुछ कम होता है। ठीक है ना। क्या होता है, कुछ कम होता है। तो वो मास डिसअपियर हो जाता है। तो किस रूप में मुक्त होता है, वो बंधन ऊर्जा के रूप में रिलीज हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हल्के नाभिक मिल करके भारी नाभिक बनाते हैं तो भारी नाभिक के न्यूक्लियस का मास, दोनों हल्के नाभिकों के न्यूक्लियस के मास का अगर योग देखा जाए तो वो कम होता है। तो मास गया कहाँ, तो वो मास डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम, ये जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के हिसाब से वो एनर्जी में रिलीज हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो मास किस में बदल जाता है, मास में डिसअपियर होता है और ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इसी से अपार ऊर्जा मिलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है। तो उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हम लेंगे हल्के नाभिक जैसे के कारण, जैसे हम कहते हैं भारी जल जिसको हम लोग ड्यूटेरियम। तो जब हम ड्यूटेरियम का 2 नाभिक 1H2, ड्यूटेरियम का 2 नाभिक, अभी इस प्रक्रिया को समझाएंगे होती कैसे है। ड्यूटेरियम का 2 नाभिक आपस में संयोग करता है तो ट्राइटियम बनाता है।
एक नाभिक, भारी नाभिक बना और इस क्रिया में एक न्यूट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन। इस क्रिया में एक हाइड्रोजन बनता है एक तरह से, और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुक्त होती है। दो ड्यूटेरियम नाभिक आपस में मिलते हैं तो ट्राइटिनियम बनता है और एक हाइड्रोजन का नाभिक बनता है। और कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? प्रोटॉन मुक्त होता है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करता है ट्राइटियम, पुनः जो है वो ड्यूटेरियम से संलयित होता है। किससे? ड्यूटेरियम से। तो हीलियम का एक भारी नाभिक बनाता है। क्या नाम बनाता है? हीलियम का एक भारी नाभिक बनाता है, और साथ में इसके साथ एक न्यूट्रॉन आता है, और करीब 17 एक तरह से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या होगा, इसको आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, 17 और 4 को मिलाकर के 21। यानी कि ये दो प्रक्रिया, और भी स्टेप होते हैं बीच में। हमने एक सामान्य सा एग्जांपल दिया कि ड्यूटेरियम के दो नाभिक मिलकर ट्राइटियम बनाते हैं, प्रोटॉन निकलता, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। फिर हीलियम दो भारी ट्राइटियम के साथ एक भारी जल फिर संयोग करता है तो हीलियम का नाभिक बनाता है, अस्थायी नाभिक बनाता है, जिसकी बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है ना? ठीक है, तो इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। अब कहने का मतलब है कि ये होता है कि 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों के मिलने से उत्पन्न होती है। ठीक है ना? अब यहाँ इसकी बंधन ऊर्जा और इसकी दोनों की बंधन ऊर्जाओं का अंतर जो है एनर्जी के रूप में मुक्त होता है। इसकी बंधन ऊर्जा और इन दोनों की बंधन ऊर्जा का जो अंतर होगा वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर इसको आप जोड़ना चाहें तो ये इस तरह से अगर बनाना चाहें तो बन सकता है। अगर जोड़ना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ठे मिलेगा इस तरह से, 1H 1H2 फिर 1H2। ठीक, ये तो यहाँ से कट गया, 3 ठे मिले। हीलियम बना 2He4 प्लस 17 4 21.6 बने, और ये हाइड्रोजन न्यूट्रॉन कितना हुआ? ये 3 ठो है ना, 1 2 3 2 3 6 हुआ, तो 2 इस यहाँ 1 चाहिए, ये 5 हुआ, फिर यहाँ एक ये बनेगा, तो 4 1 5 6 2 1 3, ये भी वो है, और यहाँ से 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर और भी रिएक्शन हो सकता है कि जब एक न्यूट्रॉन, ये दोनों अगर आपस में चेंज होते हैं, ये इसमें बदल जाए या इसमें बदल जाए, तो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो बन सकता है। एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो बन सकता है। ठीक है ना? जैसे कि न्यूट्रॉन जैसे ही प्रोटॉन में टूटेगा, है ना, तो एंटी न्यूट्रिनो बन सकता है यहाँ पे। और इस कहने का मतलब है कि चार्ज इधर 0 है तो यहाँ पे भी चार्ज 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस बीटा और ये बनेगा, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बनेंगे। उसी तरह से जब प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन में, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका वो 0 करना है। पीछे ये पढ़ाया गया था, तो ये प्लस बीटा बनता है और न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है ना? तो ये आपस में दोनों को हटा करके आप बीटा और एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो जो भी आएगा, वो किसी एक को, न्यूट्रॉन को क्या करना है, इसमें बदल देना। ठीक है ना?
तो वो भी रिएक्शन आता है। ये बीच की क्रिया होती है, हमने डायरेक्ट इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास 1 मास 1 चार्ज होता है, तो 1 मास यहाँ 1 मास, चार्ज 1 है तो इधर भी चार्ज 1 है, +1 है यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये संवेग और ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए न्यूट्रिनो पाउली के द्वारा है। और यहाँ पर भी एंटी न्यूट्रिनो जो है संवेग को संरक्षित करने के लिए ही आया है, ठीक है ना। यानी स्पिन चक्रण हुआ या संवेग हुआ, ऊर्जा एनर्जी जो रिलीज होती है दोनों ओर की बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब उनके संरक्षण के लिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का उपयोग यहाँ किया गया है, ये उनके द्वारा शामिल किया गया पाउली के द्वारा, है ना। तो आप इसका नोट कर लीजिए, ये आप फाइनल भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही दोनों आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए तो मिटा दिया जाए इसको। चलिए तो ये नाभिकीय संलयन की परिभाषा थी, आप परिभाषा किताबों में खोजेंगे मिल जाएगा, है ना। और उसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। संलयनता क्यों होती है? हल्के नाभिक अस्थायी प्राप्त करने के लिए संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं बंधन ऊर्जा बढ़ाकर, ताकि वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लें और उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि जो नाभिकीय संलयन होता है वो होता कैसे, ठीक है ना। नाभिकीय की संलयन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो चलिए जैसे, क्योंकि हम एक छोटे से छोटे नाभिक जो हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, उससे लेके शुरू करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे सबसे छोटा नाभिक जो होता है वो प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम एक छोटे से नाभिक से शुरू करते हैं एग्जाम्पल लेकर समझाने के लिए कि नाभिकीय संलयन होता कैसे है, कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, नाभिकीय संलयन पृथ्वी पे संभव है कि नहीं है, और सूर्य की जो ऊर्जा है सूर्य के पास वो नाभिकीय विखंडन के कारण है या नाभिकीय संलयन के कारण है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की है, तो हाइड्रोजन, ठीक है, और एक दूसरा हाइड्रोजन, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है ये भी पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसका भी पॉजिटिव न्यूक्लियस, और संलयन का मतलब होता है इनके नाभिक को कंबाइन कराना, इनको आपस में जोड़ना, जोड़ करके एक नया नाभिक बनाना, मतलब एक भारी नाभिक बनाना, ड्यूटेरियम, है ना। हालांकि ये संलयित होकर के भारी नाभिक बनाते हैं, ड्यूटेरियम बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, इससे लास्ट में जाकर के आयरन बनाते हैं, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहीं स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो संलयन में क्या होता है, तो इसमें भी जो भारी नाभिक बनता है इसमें भी क्या होती है, इसकी बंधन ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। कहने का मतलब इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये स्टेबिलिटी को प्राप्त होते जाएंगे एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। अब इन दोनों को हमें करना है कंबाइन, यानी संलयन कराना। तो संलयन कराने के लिए जाहिर सी बात है कि इसके पास भी पॉजिटिव नाभिक है और इसके पास भी पॉजिटिव नाभिक है। अब दोनों में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी कि ये दूर भागना चाहते हैं, ठीक है ना। कौन सा बल लगता है इनके बीच, प्रतिकर्षण, ठीक। प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये क्या होगा, दूर दूर जाएंगे। इन्हें हमको पास लाना पड़ेगा, यानी इतना पास लाएं कि जिस दूरी पर हम कौन सा बल प्रभावी हो जाए, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को कौन बांध के रखता है, नाभिकीय बल। जो प्रतिकर्षण बल होता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, यानी नाभिक पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच,
उनको ओवरकम कौन करता है, मतलब उनको बांध कर कौन रखता है, नाभिकीय बल। इससे कहीं ज्यादा वो प्रबल होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों के नाभिक को एक डिस्टेंस पे आना पड़ेगा, यानी कि बहुत पास आना पड़ेगा, तब जाके वो प्रभावी हो जाएगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम जो है एक नाभिक के पास दूसरे नाभिक को लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करेंगे। इसको इसके पास लाने के लिए कौन सा वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल, यानी बाह्य काम करेंगे, ठीक है। और ला करके इसको इसके पास रख देंगे। इतना पास रख लेंगे, मतलब खींच करके इसको जबरदस्ती इसके करीब लाएंगे कि वहां पे नाभिकीय बल हावी हो जाए और ये दोनों मिल करके एक नाभिक बना लें। लेकिन दो प्रोटियम को, यानी कि दो प्रोटॉन को संलयन कराने के लिए, यानी एक नाभिक बनाने के लिए, कंबाइन कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता है। रियलिटी में हमें इसको यहाँ पर हम नहीं ला करके कंबाइन कर सकते। जैसे हमने बताया कि एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, नहीं हमको इसे जबरदस्ती यहाँ ला करके कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से कॉम्बिनेशन संलयन नहीं होता। उसके लिए इनको दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी, माने इनकी स्पीड, इनके संलयन कराने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी। इनके पास ऊर्जा देना पड़ता है ताकि वो बहुत हाई स्पीड से एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से कंबाइन हो जाए, कंबाइन होकर के भारी नाभिक बना ले। तो हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब हाइड्रोजन नाभिक के लिए, इनको पास आने के लिए, यानी कि प्रतिकर्षण बल को तोड़ने के लिए इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो कम से कम 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इनके पास होगी, तब जाके आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तब जाकर के आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं। तो हम इनको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए क्या करते हैं, इनको इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए इनको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है ना। यानी इसको हम ऊष्मा देते हैं, हीट करते हैं। और इतनी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए इनको कितना हीट करना पड़ेगा, कम से कम 10⁹ केल्विन, यानी 3 × 10⁻³ केल्विन तक इसको हम लोग को हीट करना पड़ेगा, सॉरी केल्विन तक, यानी इतना टेम्परेचर तक इसको हम हीट करेंगे, तब जाकर के उसके पास इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी वो यही मिलेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इनको आपस में संलयित कराने के लिए इनको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क जो एक्सटर्नल वर्क हमने बताया एज ए एग्जांपल था कि इनको पास लाना पड़ेगा खींच करके। तो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है इनको, बल्कि पास लाने के लिए इनको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने देखा कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के पास होनी चाहिए। तो इतनी आएगी कहाँ से, तो एक रास्ता है कि इनको हीट कर दिया जाए, यानी इनका टेम्परेचर कम से कम इतना बढ़ाएंगे तब जाकर के इतना काइनेटिक एनर्जी इनको मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपने गैसों के अणुगत सिद्धांत में पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो 12 kT होती है। मतलब जो है 3 डायमेंशन की बात करें तो किसी एक डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की इतनी होती है, जबकि ये होती है, ठीक है ना। तो यहां से देख रहे हैं कि एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यानी कि अगर उसको हीट देंगे तो हीट के उसके कारण उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर हीट उनका टेम्परेचर अगर हम 3 × 10⁹ केल्विन कर दें तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इतना ही काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को आपस में कंबाइन होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो हम इसको इतना हीट करेंगे, ठीक है ना।
मतलब एक प्रोसेस बता रहे हैं कि इनको इतना हीट करेंगे। अब देखना ये होगा कि सन पे कैसे होता है, पृथ्वी पे संभव है कि नहीं, और सन पे संभव है कि नहीं, यानी सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन नहीं है, तो भी अभी देखा जाएगा। अभी एक प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन होता है वो गैस के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। अब चाहे वो पृथ्वी की बात हो चाहे सन के, किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। तो जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हिट करते हैं कितने टेम्परेचर तक? 3 × 10⁻⁹, तो उनको जो है इसके करेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी मिलती है? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी पा करके अब एक दूसरे से वो टक्कर करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, तो उसमें अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल ये काइनेटिक एनर्जी होती है, और 3 मतलब अगर मोनो एटॉमिक है तो वो 3 डायरेक्शन में जा सकता है, तो एक डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है। तीनों को मिला दिया जाए तो ये होती है। तो आप सिंपली ये मान के चलिए कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के समानुपाती होती है। ठीक है ना। अब जब इतना हिट करने, मतलब कहने का मतलब फ्यूज करने का क्या मतलब होता है कि जैसे 2 चीज को आपस में मिलाना है। जैसे मिश्र धातु नहीं बनाई जाती है कि 2 धातुओं को लेकर मिश्र धातु बनाना, पहले दोनों को गर्म करते, इतना गर्म करते कि पिघल जाए, इसके बाद मिक्स कर देने के बाद ठंडा कर देते हैं। तो हालांकि यहाँ पे ठंडा होने का तो मतलब नहीं है कि एक बार जब वो गर्म हो जाते हैं, ये प्रक्रिया प्रोसेस चल पड़ता है तो कंटिन्यूस चलता रहता है। इतना हिट करने के बाद जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन एटम का, तो पहले तो वो आ जाता है एटम के रूप में। H2 जो है किस रूप में आ जाता है? एटम के रूप में आ जाता है। ठीक, यानी कि 3-4 अवस्थाएं होती हैं। एक सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है, फिर प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा स्टेट में इस टेम्परेचर पे वो गैस के मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं। प्लाज्मा स्टेट का मतलब होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है, सिर्फ इसका क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा तो उसका केवल नाभिक बचेगा, और उसके बाहर क्या हो जाएंगे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बचेगा। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, कुछ इसके चारों ओर घिरे रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये आयनिक अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में आ जाता है, आयनिक अवस्था में। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। ठीक है ना, आयनिक अवस्था में आ जाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है ना, किस अवस्था? इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब क्या है कि अब इसके 4 ये प्लस प्लस, अब जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थे गैस फॉर्म में, सब आयनिक अवस्था में आ गए। ठीक है ना, उनका प्लस अलग हो गया, और उसके चारों ओर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। अब इतने टेम्परेचर पे उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और उस काइनेटिक एनर्जी से दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे ये नाभिक एक दूसरे के पास आता है, ठीक है ना, तो वहां पे एक्टिव हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बाहर मौजूद रहता है, बाहर वो इसके चारों ओर घूमने लगता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये दोनों मिलकर एक नाभिक बना लेते हैं। इसमें होता है क्या कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में टूट जाता है। ठीक है ना, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का नाभिक। ठीक, जिससे हमारा दोनों मिलकर क्या बन जाता है? अगर देखा जाए तो ड्यूटेरियम बन जाता है। ठीक, भारी जल बन जाता है। फिर इसी तरह से जुड़ जुड़ करके हीलियम बनाते हैं। ड्यूटेरियम बनता है, ट्राइटियम बनता है, हीलियम बनता है। तो ये दोनों पास हो जाता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाता है। ठीक है ना, तो बाकी और रिएक्शन होता है। पीछे आपने देखा है कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूटता है
तो क्या बनता है, ये 1 1 होता है, तो कहने का मतलब होता है कि एक प्लस बीटा बनता है, यानी कि पॉजिट्रॉन कह सकते हैं इसको, पॉजिट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रॉन बनता है। तो इस तरह से ये दोनों संलयित हो जाते हैं। इतनी काइनेटिक एनर्जी होने के बाद वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है उस पर नाभिकीय बल हावी हो जाता है और मिलकर के एक भारी नाभिक बना लेते हैं। और इस क्रिया में कुछ मास डिसअपीयर हो जाता है, कुछ एनर्जी रिलीज्ड हो जाती है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस का मास और इन दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस का मास देखेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। इन दोनों का मास यहाँ आते हुए कुछ डिसअपीयर हो जाता है। तो वो जानते हैं कि इस आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर के हिसाब से वो बदल जाता है ऊर्जा में, यानी कि एनर्जी रिलीज्ड हो जाती है। ठीक है ना। तो संलयन की क्रिया में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक, तो इस तरह से संलयन होता है। ठीक, अब रही बात पृथ्वी पे संलयन की क्रिया होती है कि नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पे भी संलयन की क्रिया हो सकती है। ठीक है, पर पृथ्वी पे संलयन कराने के लिए इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जबकि इतना टेम्परेचर संभव नहीं है। जैसे हमने कोई कंटेनर लेके उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेकर के और उसका ताप इतना ले जाएं, बढ़ा दें, तो कंटेनर इतना ताप के पहले ही क्या होगा, पिघल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी पे ऐसा भी कोई संभावना नहीं है, मतलब ऐसा कंटेनर या कोई मटेरियल नहीं बना है जो इतना ताप सह ले, क्योंकि इस ताप के पहले ही जाते जाते वो चीज़ें पिघल जाएंगी। ठीक है ना। तो हम संलयन की क्रिया नहीं करा सकते। दूसरी चीज़ है कि इतना टेम्परेचर, पहली बात पृथ्वी पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल हो भी जाए तो इतना टेम्परेचर किसको देंगे, किसी कंटेनर में। और जाहिर सी बात पृथ्वी पे इनकी संख्या भी नहीं है, जो हाइड्रोजन हीलियम गैसें हैं वो पृथ्वी पे नगण्य है, पृथ्वी पे इनकी मात्रा बहुत कम है। अगर है भी, अगर एक कंटेनर लेकर के उसमें हम संलयन कराना चाहें तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इतना टेम्परेचर पे वो कंटेनर ही पिघल जाएगा। ठीक है ना, यानी उस मॉलिक्यूल को हम एक जगह रख नहीं पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज है कि एक प्रॉब्लम है कि इतना टेम्परेचर प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके इतना टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए हमें कराना पड़ेगा नाभिकीय विखंडन। कहने का मतलब है कि परमाणु बम का विस्फोट कराना पड़ेगा। तो अगर हम परमाणु बम का विस्फोट भी कराते हैं तब भी हमें 10⁷ केल्विन केवल मिलते हैं, केल्विन का टेम्परेचर मिलता है। कितना, 10⁷ का। इस टेम्परेचर पे भी हो सकता है, इस टेम्परेचर पर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें एटॉमिक बम का विस्फोट कराना पड़ेगा। एटॉमिक बम के विस्फोट से ही इतना टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है कि इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, अगर है भी तो एटॉमिक बम का विस्फोट कराना पड़ेगा। कंट्रोल मैनर में तो नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिक बम का अगर विस्फोट करेंगे तो अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया चलेगी, तो वो विशाल रूप धारण कर सकती है, यानी कि हानि पहुंचा सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर विस्फोट भी होता है तो इतना टेम्परेचर नहीं, इतना मिलता है, तो इस पर भी संभावना है कि अभी एक एटॉमिक बम के जगह 2 एटॉमिक बम का विस्फोट करा सकते हैं। तो टेम्परेचर तो मिल सकता है, लेकिन कंट्रोल मैनर में नहीं मिल सकता है, वो अनियंत्रित मैनर में मिलेगा। अगर हम किसी पात्र में भी कराना चाहें इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के, तो जिस पात्र में हम मॉलिक्यूल रखेंगे वो कंटेनर इतने टेम्परेचर के पहले ही जो है पिघल जाएगा, तो हम मॉलिक्यूल को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये संभावनाएं होती हैं, है ना। तो अनियंत्रित मैनर में ही संभव है, नियंत्रित मैनर में तो संभव नहीं है। अब चलते हैं कि कहा जाता है कि सूर्य के पास जो ऊष्मा है, हीट है, वो नाभिकीय संलयन के कारण है। यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आप उत्तर देंगे नाभिकीय संलयन। तो
ये हो सकता है कि नाभिकीय विखंडन क्यों नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन क्यों नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य लगभग 90% से ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, गैस से बना है। बाकी 10% से कम अन्य चीजों से बना है, अन्य। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के पास कोई भारी नाभिक है नहीं है, और विखंडन की क्रिया भारी नाभिकों में होती है। विखंडन की क्रिया किसमें होती है? भारी नाभिकों में। तो सूर्य तो हल्के तत्वों से मिलके बना है। सूर्य का है वो इन गैसों का एक गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का क्या है? एक समूह है, ठीक है ना? क्या है? एक समूह है, ठीक है। तो वहां पे भारी नाभिक तो मिलते ही नहीं है, तो विखंडन की संभावना ही खत्म हो जाती है। अब रही बात कि ये संभावना बनती है कि वहां नाभिकीय संलयन हो सकता है। वहां पे क्या हो सकता है? नाभिकीय संलयन हो सकता है। वहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम गैस बना सकते हैं, ठीक है ना। और अभी यह है कि ये संलयन क्यों होते हैं? संलयन होकर के ये भारी नाभिक बनाते हैं स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, तभी आपस में संलयन होते हैं। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है। वही एनर्जी क्या होती है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की, क्योंकि वहां सूर्य जो है हल्के तत्वों, हल्के नाभिकों हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं, हाइड्रोजन एटम जो होता है, वो मिल करके एक भारी नाभिक हीलियम बना सकता है, ड्यूटेरियम बना सकता है, और उसमें भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो होती है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन एक बात यह है कि सूर्य पे नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू कैसे हुई, जबकि सूर्य का जो कोर का टेम्परेचर है वो 1.10⁻⁷ केल्विन है। टेम्परेचर सूर्य के कोर का कितना है? इतना। और नाभिकीय संलयन कराने के लिए टेम्परेचर चाहिए कितना? यानी इस बात को लें तो 10⁹ केल्विन की, ठीक है ना। इस टेम्परेचर पे अगर वहां के मॉलिक्यूल की हम काइनेटिक एनर्जी की कल्पना करें, तो जो काइनेटिक एनर्जी वहां के मॉलिक्यूल को मिलेगा वो केवल 2 केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके मुकाबले, इस टेम्परेचर के मुकाबले काइनेटिक एनर्जी, जबकि चाहिए कितनी होती है? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल के पास है, एटम्स के पास है, हाइड्रोजन, तब जाकर संलयन करा सकते हैं। तो फिर वहां संलयन होता कैसे है? फिर वहां संलयन होता कैसे है? तो संलयन होने के लिए कम से कम इतना काइनेटिक एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और इसको गर्म होना चाहिए कितना? 10⁹ केल्विन तक गर्म करेंगे, तब जाकर के संलयन की क्रिया होगी, उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो फिर आखिर में होता कैसे है? टेम्परेचर भी उतना नहीं है। तो देखिए क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स में के लिए एक जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ दिया था इस तरह से। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे उनकी वेलोसिटी की बात हुई थी। तो कुछ इस तरह के ग्राफ थे, ठीक है ना। यानी इनका जो सिद्धांत है वो क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स नहीं है। क्वांटम क्लासिकल फिजिक्स में ये होता है कि
जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं अगर इनके पास एनर्जी है तो सारे एनर्जी के पास सारे मॉलिक्यूल के पास सेम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकी जो फिजिक्स है, इन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी स्थान पे हों, किसी कंटेनर के अंदर हों या सन के ऊपर हो, कहीं भी हो, तो उन सारे मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी एक जैसी सबकी नहीं होती, कुछ की बहुत कम, कुछ की मीडियम में और कुछ की बहुत अधिक होती है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ वाले हैं, इनकी कुछ पार्टिकल इतना है जिनकी वेलोसिटी इतनी है, कुछ है इतने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी और कम है, या कुछ ऐसे होंगे जिनकी कुछ बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जिनकी वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उनका कहना था कि सभी जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, सब अपनी अलग अलग वेलोसिटी होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। तो उसमें कुछ की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, यानी कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, करीब करीब 600 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक थी, कुछ की, बहुत कुछ कम की, सबकी नहीं, कुछ की, यानी इससे भी ज़्यादा थी। यानी कि उनके पास का जो टेम्परेचर होगा वो 10⁹ से भी ज़्यादा होगा। तो वही मॉलिक्यूल, वही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वही कुछ, सब नहीं, कुछ संलयन की क्रिया कराते हैं। संलयन की क्रिया क्या होती है, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट होती है। आप जानते हैं कि संलयन की क्रिया में छोटे नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, और भारी नाभिक बनाते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो जब ये छोटे छोटे नाभिक जो है कुछ मिल करके जब संलयन की क्रिया प्रारंभ करते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज्ड होती है, वो एनर्जी में बाकी के मॉलिक्यूल को मिलती है और उनका टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। तो जो बाकी नहीं करते थे संलयन, वो भी क्या करते हैं, आपस में संलयन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और सबके आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सबका टेम्परेचर इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना पहुंच जाती है और संलयन होने लगता है और एनर्जी रिलीज होती रहती है। कहने का मतलब है कि एक बार शुरू करने की जरूरत है, एक बार प्रोसेस के शुरू करने की जरूरत है, फिर से उनको काइनेटिक एनर्जी देने या उनका टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। एक बार शुरू हो गया तो वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि संलयन में एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को संलयन कराने में सहयोग करती है, ठीक है ना। तो एक बार जब शुरू हो जाती है तो कंटिन्यूअस चलने रहती है अनियंत्रित रूप से। तो इस प्रकार से संलयन के होने से जो एनर्जी निकलती है वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। उनको संलयन कराने के लिए हर बार उनको ऊर्जा देनी नहीं पड़ती है, बस एक बार प्रारंभ हो जाए तो फिर वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, क्योंकि संलयन की क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है जो संलयन की क्रिया को पुनः प्रारंभ करती रहती है, ठीक है ना। तो सन पे संलयन की क्रिया होती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा सन का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। क्यों वहां पे संलयन होती है, क्योंकि वहां भारी नाभिक नहीं, हल्के नाभिक मिलते हैं, हल्के नाभिकों में संलयन की क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया भारी नाभिकों में होती है, इसलिए विखंडन की क्रिया वहां नहीं होती है, वहां संलयन की क्रिया ही संभव होती है, ठीक है। वहां संलयन की क्रिया ही संभव होती है। तो इस तरह से सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ठीक, चलिए, तो ये था कि संलयन की क्रिया होती कैसे है। अब कुछ चीजें हैं हम जैसे पढ़ लेते हैं, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, थोड़ा थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा आइडिया दे दें कि एंटी कण किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन है कि एंटी कण किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण
दीजिए। तो एंटी कण क्या होते हैं? मतलब दो कण जिनके द्रव्यमान समान हो लेकिन आवेश समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, यानी एंटी कण वो होते हैं, आंसर में लिख सकते हैं कि वे कण जिनके द्रव्यमान समान तथा आवेश समान किंतु विपरीत हो, विपरीत चिन्ह का हो तो उन्हें एंटी कण कहते हैं। तो इन्हें हो तो एंटी कण कहलाते हैं, हो तो ये एंटी कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटी कण कहलाते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण दे देता हूं एंटी कण, हालांकि उन सारे कणों के बारे में अलग अलग पढ़ना नहीं है, कुछ का तो हम लोग जानकारी ले लिए हैं। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, तो इसका एंटी कण पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक है ना। दूसरा है प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन हो सकता है, जिसको हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, है ना। ये सारी चीजें नाभिक के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन तो नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है। और एंटी न्यूट्रॉन है, उसी तरह से न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जिसकी चर्चा हो चुकी है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। उसी तरह से धन पाई मेसान, ऋण पाई मेसान, है ना, धन पाई मेसान, इसका एंटी कण हो गया ऋण पाई मेसान। मतलब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो है, एक युकावा जापान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने धन पाई और ऋण पाई मेसान, यानी कि पाई प्लस और पाई माइनस और एक पाई जीरो भी होता है न्यूट्रल, इसकी कल्पना की थी ना। तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, ये एंटी कण होते हैं, हालांकि ये बहुत डिटेल में भी है, इसका सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए बहुत आगे इसको नहीं जाएंगे। ये है एंटी कण का मतलब जमान समान द्रव्यमान हो, आवेश समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, तो एंटी कण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, इन सारे कणों के बारे में भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम यहाँ छोड़ रहे हैं इसको। और युकावा पद्धति क्या है, जो पाई मेसान, धन पाई मेसान की चर्चा है, वो भी न्यूक्लियस फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं एक युग्म उत्पादन क्रिया, युग्म विनाश क्रिया किसे कहते हैं, ठीक। एक प्रश्न लिख लेते हैं, दो प्रश्न, इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। युग्म उत्पादन क्रिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन क्रिया किसे कहते हैं, ठीक। और ये सिद्ध करना है कि उत्पादन की क्रिया में जो एनर्जी मिलती है, सिद्ध करो कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, क्योंकि युग्म उत्पादन क्रिया भी पता चलेगी कि इसमें फोटॉन गायब होता है और मास में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि, है ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म के उत्पादन के लिए
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म के उत्पादन के लिए, है ना, के लिए गामा फोटान की ऊर्जा, गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, ये होगा। अब देखिए होता क्या है कि आपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में पढ़ ही लिया है कि ऊर्जा को द्रव्य में, द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही द्रव्य है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट है कोई, इसके पास अगर मास है, द्रव्यमान है, द्रव्य है, तो हम कहेंगे कि उसके पास ऊर्जा है ना, कि उसके अंदर की जितनी भी ऊर्जा है वही क्या है, मास है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ गामा फोटान क्या है, एनर्जी है, इसको मास में मानी पार्टिकल में चेंज किया जा सकता है जिसके पास द्रव्यमान है। तो जब कोई फोटान बाय हाई स्पीड से, स्पीड तो फोटान के पास अक्सर ज्यादा रहती है, किसी भारी नाभिक से टकराता है, लेड वुड हो जैसे शीशा, यानी किसी भारी नाभिक से अगर स्ट्राइक करता है तो फोटान जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में चेंज हो जाता है, यानी कि उत्पादन हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन उत्पन्न होने की घटना को ही युग्म उत्पादन कहते हैं। युग्म का मतलब जोड़े में मिलते हैं। तो गामा फोटान की ऊर्जा से दो एंटी कणों के उत्पादन की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं युग्म उत्पादन की क्रिया कहते हैं। जिससे इसका आंसर लिखें कि गामा फोटान की ऊर्जा से, यानी कि जब गामा फोटान किसी भारी नाभिक से स्ट्राइक करता है तो ये गायब हो जाता है। जब ये गामा फोटान जो है किसी भारी नाभिक से जाकर टक्कर मारता है, स्ट्राइक करता है, तो ये अपने गायब हो जाता है। उसके बदले में हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का युग्म मिलता है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं युग्म उत्पादन। तो गामा फोटान की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एंटी कण तथा पॉजिट्रॉन के उत्पन्न होने की घटना को, के उत्पन्न होने की क्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं, उत्पादन की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब जैसे गामा फोटान से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का युग्म उत्पादन होता है, ठीक है ना, तो ये गामा फोटान स्ट्राइक करता है भारी नाभिक से, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं वही बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल सकते हैं, यानी कि माइनस और प्लस बीटा, है ना, +1 बीटा मिलता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन और इसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। दोनों का मास सेम होता, चार्ज सेम होता, लेकिन विपरीत होता है। अब युग्म उत्पादन में कुल द्रव्यमान जो है कितना उत्पन्न हुआ, यानी एनर्जी यहाँ गायब हुई और यह द्रव्यमान मिला। तो इसमें क्या होता है कि इस गामा फोटान की एनर्जी कितना होनी चाहिए ये निकलने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एनर्जी गायब हो रही है और मास कोई पार्टिकल बन रहा है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म के उत्पादन के लिए फोटान की ऊर्जा इतनी होनी चाहिए, यही प्रूफ करना है। फोटान की कितनी ऊर्जा हो कि वो स्ट्राइक करे और ये दोनों बन जाएं। तो हम कहते हैं कि इस युग्म के उत्पादन में उत्पन्न कुल द्रव्यमान क्या है, इस युग्म के उत्पादन में उत्पन्न कुल द्रव्यमान
भाई दोनों का द्रव्यमान सेम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है ना, 9.1 गुणे 10⁻31 प्लस 9.1 गुणे 10⁻31। निकटतम में अगर इसका लेना चाहें तो 1.1 हटा करके या 18.2 कर सकते हैं, या 18 क्यों ले सकते हैं, है ना, गुणे 10⁻31 किलोग्राम, या निकटतम में 2 हटा के केवल 18 ले सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। अब या आप यहां लिख सकते हैं कि इस द्रव्यमान को उत्पन्न करने के लिए गामा फोटान की ऊर्जा की बात करें तो E बराबर क्या होना चाहिए, mc² से, है ना। ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, द्रव्यमान कितना है 18 ले रहे हैं निकटतम में, -31, और C 10 के घाते कितना होना चाहिए 2, 8 के, ठीक है ना। तो ये जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में। इसे अगर हम करें तो ये आएगा जूल में, ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 18 गुणे 31, और ये 9 गुणे 10 के घाते 16, ये जूल में आएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिए। चलिए, तो एनर्जी को अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, 9/16, नहीं 9 8 72, और 9 एकम 9, 9 7 16, 162 गुणे 10⁻16 -15 हो जाएगा, और इसे 1.6 गुणे 10⁻19 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा, और 10⁻6 से भाग देंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा। इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो गामा फोटान की इतनी एनर्जी लेकर अगर किसी नाभिक से टकराएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 2 एंटी कणों में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। ठीक है ना। तो आगे लिख देंगे, अतः सिद्ध है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग के उत्पादन में, अतः सिद्ध है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पादन में गामा फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, है ना। गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। एक चीज और है, ऊपर बेटा, कि अगर गामा फोटान की ऊर्जा इससे कम होती है और किसी लक्ष्य से टकराता है तो वो चेंज नहीं होता, मतलब कहने का मतलब उससे 2 एंटी कण नहीं निकलते, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है उस लक्ष्य से। किसी भारी मॉलिक्यूल है, पदार्थ है, उससे जाके टकराएगा, अगर इसकी एनर्जी कम है तो वहां फोटो इमिशन होने लगेगा, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होने लगेगी। यहां लिखेंगे कि यदि फोटान की ऊर्जा, गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो
तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होने लगती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होने लगती है। और यदि गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, पॉजिट्रॉन को अधिक, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम प्राप्त होती है। ठीक है ना। बराबर बराबर नहीं बढ़ती है, क्योंकि जैसे गामा फोटॉन किसी से टकराया तो वहां से जब ये निकलते हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस से टकराता है किसी भारी नाभिक के, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों बनते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। और पॉजिट्रॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो रिपेल होता है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो पॉजिट्रॉन को कुछ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा कुछ ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है ना, जिसमें पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कुछ ज्यादा गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम युग विनाश से एक छोटा सा हेडिंग में लिख लेते हैं, यहीं पे वीडियो समाप्त कर देते हैं। फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब युग विनाश की क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो युग विनाश की क्रिया इनहेलिशन कहते हैं इनको, युग्म विनाश की क्रिया। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, यानी दो एंटी कण को जब हम बहुत पास ले आते हैं, यानी कि जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिल करके विनाश कर देते हैं अपना। यानी कि जब पॉजिटिव नेगेटिव को पास लाते हैं तो क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब होने का मतलब है कि एनर्जी में बदल जाते हैं, यानी कि उनसे वो फोटॉन में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक बीटा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिल करके दो गामा फोटॉनों में विसर्जित होता है। तो यहाँ पे एक फोटॉन की जगह दो फोटॉन इसलिए लिया गया कि ताकि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहे। एनर्जी और मोमेंटम क्या है, कंजर्व रहे। तो दो एंटी कणों के परस्पर संयोग में यहाँ पे लिखेंगे कि दो एंटी कणों, यानी एंटी मतलब समझ रहे हैं, दो एंटी कणों के परस्पर संयोग से इनके संपूर्ण द्रव्यमान का विनाश हो जाता है। क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है और दो गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं, और दो
गामा फोटान उत्पन्न होते हैं। इस घटना को युग विनाश की घटना कहते हैं, या इस क्रिया को युग्म विनाश की क्रिया कहते हैं। युग विनाश की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को युग विनाश की क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे का विनाश करके दो गामा फोटान उत्पन्न करते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा गामा फोटान जो होता है वो ऊर्जा और संवेग को कंजर्व संरक्षित करने के लिए आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये कण होता है और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों के परस्पर संयोग से दो गामा फोटान मिलते हैं। ठीक। ये अब दोनों की एनर्जी का कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। दोनों का मोमेंटम, यहाँ का मोमेंटम और यानी प्रारंभिक और अंतिम मोमेंटम सेम करने के लिए, दोनों की एनर्जी समान करने के लिए यहाँ पे दो गामा फोटान उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो युग विनाश की क्रिया थी, इसके पहले युग उत्पादन की क्रिया थी कि एक गामा फोटान के स्ट्राइक से किसी भारी नाभिक से दो एंटी कण मिलते हैं। दो एंटी कण जो परस्पर पास ला करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, यानी संपूर्ण द्रव्यमान का विनाश हो जाता है, तो ऊर्जा के रूप में, फोटान के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया को युग विनाश की क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हालांकि इसमें जो है अब यहीं पे ये चैप्टर ही समाप्त होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लगभग सभी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये चैप्टर लगभग अब यही समाप्त होता है। और दो वीडियो लेक्चर हमारे आएंगे और जो कि हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे इस चैप्टर पर आधारित। जो हमने अभी पढ़ा था पीछे से लेकर ये जो रेडियो एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें, तो उस पर आधारित हम कुछ 10-20 न्यूमेरिकल लेके आएंगे, हर फार्मूले पे आधारित। तो उसमें हमारा जो है फार्मूला भी रिपीट हो जाएगा और हम उस फार्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, कुछ अलग से फार्मूले बताएंगे कि इस फार्मूले पे ये सवाल लगेगा। तो कुछ कंपटीशन लेवल के सवाल के लिए ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा और अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।